हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि यह किस सन का क्वेश्चन है। तो सन 2004 का यह क्वेश्चन आंसर है। इसकी विस्तृत व्याख्या दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विटामिन। विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यानी कि मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में जंतु शरीर के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। यद्यपि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण व सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। अतः इनकी कमी से मेटाबॉलिज्म की त्रुटिपूर्ण होकर के शरीर को रोगग्रस्त बना देता है, जिसके कारण शरीर का वृद्धि तत्व रुक जाता है, यानी कि शरीर का वृद्धि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विटामिन ई। हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए कोशिका की सुरक्षा, जनिक एपिथेलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। इसकी कमी जब हो जाती है तो स्त्री और पुरुष में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है, अतः इसे बाझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ये तेल, गेहूँ, सोयाबीन आदि में पाई जाती है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्न में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 11 खाद्य वर्ग की। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की है। यह एक कृषि वैज्ञानिक है। इनके द्वारा 11 खाद्य वर्ग जो दिए गए हैं उसमें है अनाज एवं ज्वार बाजरा, गिरियाँ और तिलहन, दालें और फलियाँ, फल, सब्जियाँ, दूध और दूध से निर्मित सामग्री, अंडे, मांस, मछली तथा अन्य प्राणिज पदार्थ, वसा और तेल, मिर्च और मसाले, शक्कर तथा अन्य स्टार्च युक्त पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, त्वचा झुर्रियाँ युक्त और उसका रंग पीला होना किसका लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुपोषण का। त्वचा झुर्रियों से युक्त हो, उसका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी या उनकी अधिकता कुपोषण कहलाता है। अल्प पोषण में शरीर के अंदर कैलोरी की न्यूनता के कारण रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी से मैरास्मस रोग होता है। इससे शरीर दुबला हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। ये सभी भोज्य पदार्थ शरीर का निर्माण करते हैं। दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेम, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि क्या करते हैं, शरीर के निर्माणक भोज्य पदार्थ हैं। प्रोटीन सजीव शरीर का लगभग 14% से 70% मृत और सूखे शरीर का 75% भाग बनाती है। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमशः 1200 तथा 1500 किलो कैलोरी। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अर्थात ICMR द्वारा 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए क्रमशः 1200 से 1500 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन निर्धारित की गई है। अधिक क्रियाशील और शरीर की वृद्धि के कारण बाल्यावस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा पकाने के विधि को कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना। जल द्वारा पकाने की विधि धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना है। उबालना भोजन पकाने की सबसे सरल विधि है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलने लगता है।
जिस पानी में चावल, सब्जी, गोश्त उबाला जाता है उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इसका उपयोग दाल या सूप बनाने में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, जिसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांध करके खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, जिसे वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। पकाने के लिए विशेष प्रकार के पात्र का उपयोग लाया जाता है, जिसमें ढक्कनदार बर्तन होता है तथा ढक्कन में जालीदार थाली सी लगी होती है, जिस पर रख करके सब्जी, गोश्त, इडली भाप द्वारा पकाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पत भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रोटीन। प्रोटीन हमें 2 क्षेत्रों से प्राप्त होता है, एक है प्राणिज जगत और दूसरा है वानस्पतिक जगत। एक है प्राणिज जगत, दूसरा है वानस्पतिक जगत। प्राणिज जगत के भोज्य पदार्थ सभी प्रकार के मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थ जैसे कि दही, मक्खन, पनीर, खोआ आदि की प्राप्ति होती है। वानस्पतिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत गेहूं के अंकुरित दालें जैसे कि चना, मसूर, मटर आदि के अंकुरण वाली दालें, सूखी सेम, सोयाबीन, आलू, गाजर, शलजम, मेवे, गिरी और फल एवं तिलहन जैसे कि मूंगफली, नारियल आदि की प्राप्ति का मुख्य साधन प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुपोषण। भोज्य पदार्थों में अगर मिलावट कर दी जाती है तो उससे कुपोषण होता है। बाजार में आने वाले सरसों के तेल में कभी कभी अर्जिमोन तथा धान के भूसी से बने तेल को मिलाया जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूध में सिंथेटिक दूध की मिलावट करने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार कई भोज्य पदार्थों में मिलावट की जाती है जो कि व्यक्ति में कुपोषण पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, भूजने तथा सेकने का प्रयोग की विधि किस विधि में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, वायु द्वारा पकाने की विधि में। भूजने तथा सेकने का प्रयोग वायु द्वारा पकाने की विधि है। निम्न विधियां इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि भूनना, सेकना, भट्टी या तंदूर में पकाना, भरता बनाने के लिए आलू, बैगन, अरबी, चना आदि को भूनना, मांस के बड़े टुकड़े, आलू, शक्कर, कंद आदि को सेका जाता है। केक और पेस्ट्री, डबल रोटी आदि को भी भट्टी में ही पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में साकाणु की वृद्धि 40 डिग्री से नीचे होती है तो क्या होता है। 40 डिग्री से नीचे होती है तो उस स्थिति में उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। रेफ्रिजरेटर में जो वृद्धि का कारण है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की नीचे ही रुक जाती है। आर्द्रता एवं उष्णता दोनों ही भोजन को सड़ाने का कार्य करती है। यदि आर्द्रता को हटा दिया जाए तो वस्तु संरक्षित रह सकती है, किंतु कुछ वस्तुओं में आर्द्रता को बनाए रखना नितांत आवश्यक है, जैसे कि फल, अंडा, दूध आदि के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऐसी वस्तुओं को संरक्षित रखने के लिए उसमें आर्द्रता और नमी की आवश्यकता होती है। इसको उष्णता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अंडा तथा दूध 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं। चिल ट्रे या चिल स्टोरेज का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जैसे कि अन्य भोज्य पदार्थ अंडा, दूध और थोड़े समय के लिए सुरक्षित रखने वाली वस्तुओं के लिए इतने ताप पर रखा जाता है। चीज़ और पनीर के लिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सर्वाधिक उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन पूछा है निगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसमें सांद्र गंधक और अम्ल का मिलाना। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें सांद्रण, गंधक व अम्ल को मिलाया जाए। बोतलों द्वारा फलों के सफल संरक्षण के लिए आवश्यक है कि फलों के जार को पर्याप्त रूप से गर्म किया जाए तथा जार में निहित वायु बाहर निकालकर सील बंद किया जाए। यह कार्य जार को ठंडा करने के पूर्व ही संपन्न कर लेना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर लगा करके उसे रगड़ देना चाहिए। तेल युक्त वस्त्रों को रगड़ने के कारण इस विधि से वायु डिब्बों में प्रवेश नहीं कर पाती है। डिब्बों को सील बंद करते समय कई सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि डिब्बों के ऊपर उसको सही से बंद करना ताकि वायु अंदर न प्रवेश कर पाए। इसके बाद डिब्बों को हल्का गर्म करना, फिर सुखाकर ही भंडारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नींबू का रस। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। जैम तथा जेली जमाने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है, इसके लिए साइट्रिक एसिड का मिश्रण किया जाता है। जैम आसानी से जम सके। सर्वोत्तम जैम तब जमता है या बनता है जब उसमें 2/3 शक्कर हो, क्योंकि फलों में शक्कर की मात्रा कम होती है। अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने के लिए किसका सहयोग प्रमुख है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सहायक नर्स मिडवाइफ का, जिसे ANM कहते हैं। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में सहायक नर्स या ANM मिडवाइफ का सहयोग प्रमुख है। सहायक नर्स का संबंध जनता से सीधे होता है, क्योंकि ये समय समय पर ग्रामीण कैंपों में मौजूद रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाला सामान्य छूत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी, मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, जर्मल मीजल्स। वायरस तथा शिशुओं को मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक जैसे छूत रोग हैं। वायरस अर्थात विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश की वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के गठित होते हैं। 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने इसका पता लगाया था, और चेचक के विषाणु से होता है उसका भी पता इन्होंने ही लगाया था। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के परिणाम स्वरूप होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों होता है। वेसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय व गुर्दे को प्रभावित करता है, और टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र के प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाता है। बच्चों में विशेषकर 3 से 5 वर्ष में यह अधिक होता है, परंतु यह वयस्क में भी हो सकता है। इस रोग को गले में एक सफ़ेद झिल्ली बन करके श्वास नलिका को अवरुद्ध कर देती है, जिससे तेज बुखार, हृदय और मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सभी। कुष्ठ रोग संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, नाड़ियाँ बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े होना। कुष्ठ रोग एक संचरशील रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इससे संवेदन की अनुभूति समाप्त हो जाती है, नाड़ी बढ़ जाती है, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियाँ तथा फोड़े हो जाते हैं। अब इस रोग का इलाज संभव है। भारत कुष्ठ रोग का पहला टीका बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग जो होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मादा मच्छर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ को स्वस्थ मनुष्य के रक्त तक तब पहुंचा देता है जब वह रक्त चूसने के लिए मनुष्य को काटता है। मलेरिया रोग के लिए क्विनैन, कैमाविक्स आदि दवा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिया। पशुओं तथा मनुष्यों तक पहुंचने वाला रोग हाइड्रोफोबिया है। रेबीज, जिसे हाइड्रोफेबिया या हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग 100% घातक है। मनुष्य में यह रोग जानवर के काटने से होता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी।
पहला है पाचन तंत्र के कष्ट को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। दूसरा है रुग्णावस्था में उच्च पोषक स्तर का निरंतर आपूर्ति करना। तीसरा है शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 100 से 125 ग्राम। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन 100 से 125 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। प्रोटीन की प्राप्ति का मुख्य साधन चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत हैं, जबकि मांस, मछली, अंडा और यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 2700 किलो कैलोरी। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए 2700 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यक होता है, लेकिन ज्वर की स्थिति में इसकी खपत अधिक हो जाती है, इसलिए 300 किलो कैलोरी ऊर्जा अधिक देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु ऊतक। अगला क्वेश्चन है अस्थि पंजर के कौन से भाग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ रक्त कण। अस्थि पंजर का जो मुख्य भाग है वो रक्त कण नहीं है। अस्थियों में 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन तथा 62% भाग अकार्बनिक लवण जिसमें कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम फास्फेट से बना होता है, जिसके कारण अस्थियां कठोर और ठोस होती हैं। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा धड़ तथा अस्थियां। मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि सभी शरीर के धड़ की अस्थियां हैं। मेरुदंड को रीढ़ भी कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पुच्छ अस्थि तक फैला हुआ होता है। 33 अस्थियों का स्तंभ होता है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी यानी कि 24 होती है। उरोस्थि लंबी व चपटी अस्थि वक्ष के वृक्ष बीच में गर्दन के नीचे पेट के ऊपर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़े कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा मसन टोन। अगला क्वेश्चन है वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जोड़ करके नितंब जोड़ का फैलाव